हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन शिक्षा के संसार में। बेटा हम स्टडी कर रहे हैं 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेस्पिरेशन। और एक जो इसका लेक्चर है बेटा मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद ही आप सेकंड लेक्चर है वो देखिएगा ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, आपको चीजें समझ में आए। फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने देखा था कि क्या इंस्पिरेशन होती है, क्या एक्सपायरेशन होती है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, क्या क्या डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम होते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सारी चीजें हमने देखा था बेटा। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के अंदर डिफरेंस हमने देखा था, क्या मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, ये सब हम देख चुके हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में भी। ये जो गैसेज हैं बेटा इनका एक्सचेंज कैसे होता है रेस्पिरेशन के दौरान, तो वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो बेटा आपने ये याद रखना है जो प्राइमरी साइट है एक्सचेंज की गैसेज की वो है एल्वोलाई, ये याद रखना है। जैसे ही हम अपटेक करते हैं CO2 का या O2 का, मतलब कि हम अपटेक करेंगे ऑक्सीजन का एंड रिलीज करेंगे CO2, भी सी बात है कि आपने जब हवा अंदर ली और हवा बाहर छोड़ी, तो जब हवा अंदर ले रहे हो तो भी सी बात है बेटा ऑक्सीजन भी अंदर ले रहे हो, CO2 भी अंदर ले रहे हो, और हवा को जब बाहर छोड़ रहे हो तो उसमें कुछ ऑक्सीजन भी आपकी बाहर जा रही है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जा रही है। तो बेटा ये कहाँ पे हो रहा है एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, किसके थ्रू हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन, और किसकी वजह से हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज की वजह से। और ये पार्शियल प्रेशर बेटा किसका है, ऑक्सीजन का और CO2 का। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सिंगल इंडिविजुअल गैस, मतलब कि जो इंडिविजुअल गैस है, सिंगल गैस है, उसका जो प्रेशर है, वो जो प्रेशर एग्जर्ट करती है एक मिक्सचर ऑफ गैसेज के अंदर, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। इट इज द रिप्रेजेंटेड, अगर स्मॉल p लगा हो O2 इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, एंड स्मॉल p CO2 मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं कि दिस प्रेशर ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट O2 फ्रॉम द एल्वोलाई एंटर इनटू द ब्लड, ऑक्सीजन है वो बेटा एंटर करती है कहाँ पे, ब्लड में, और कहाँ पहुंच जाती है, टिश्यूज के अंदर। और CO2 इसी तरह से एंटर करती है ब्लड में, और कहाँ से, टिश्यू से, और फिर ये आते हैं एल्वोलाई के अंदर, किसके लिए, एलिमिनेशन के अंदर। और एक बात आपने याद रखनी बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी हाई कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की। तो कितनी हाई कैपेसिटी होती है बेटा, 20 से 25% मच हायर कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ये भी आपने याद रखना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 इज मच हायर देन दैट ऑफ O2, ये भी आपने याद रखना है। देखो टेबल देखो, ये हमारे दो गैसेस हैं जिन पे हमने फोकस करना है, ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो एयर के अंदर है 159 mmHg, ये याद रखना है। मरकरी का जो पारा है वो याद रखना है कि इसकी जो यूनिट है वो कैसे मापते हैं पार्शियल प्रेशर को। CO2 0.3। एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104, और कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा 40 है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑब्वियस सी बात है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन पहुंच रही है 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड है 45 mmHg, ये भी आपने याद रखनी है बेटा, छोटी सी बात। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज। इससे पहले ये एक डायग्राम शायद ऊपर दिया हुआ है, ये देखो बेटा, जब आपने हवा ली अंदर, मतलब कि सांस ली, इंस्पिरेशन करी, तो उस टाइम क्या था बेटा, उस टाइम जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो देखो कितना है, 159 mmHg, और CO2 का कितना है, 0.3 mmHg। इसी तरह से आपने जब सांस छोड़ी बेटा, उस टाइम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 120 mmHg है, और कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा 27 mmHg है। जैसे ही हवा बेटा एल्वोलाई के अंदर है, मतलब कि आपने सांस जब ली है, तो एल्वोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर है जो ऑक्सीजन का वो कितना है, 104 mmHg है, और CO2 का बेटा 40 mmHg है। इसी तरह से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बेटा टिश्यूज के अंदर, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कंसंट्रेशन टिश्यूज के अंदर 95 mmHg है, और CO2 की बेटा 40 mmHg है। और इसी तरह से मतलब टिश्यूज ने क्या कर दिया, सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया। फिर इसी तरह से ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आ जाएगा एल्वोलाई के अंदर। तो ये डायग्राम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ओके, फिर हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस
ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे हम मतलब कि जो टिश्यूज के अंदर पहुंचती है, बाहर निकलती है, कैसे मतलब इनको ले जाया जाता है, साधन क्या है ट्रांसपोर्टेशन का। कहता है जो मोलिकुलर ऑक्सीजन है जो ब्लड के अंदर है वो दो तरीके से जाती है बेटा, हीमोग्लोबिन के थ्रू, और हीमोग्लोबिन के थ्रू कैसे, रेड ब्लड सेल्स के थ्रू जो आरबीसी है उनके थ्रू, या फिर डिजोल्व हो जाती है प्लाज्मा के। जैसा कि हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन है वो बेटा पुअरली सोल्यूबल है किसके अंदर, पानी के अंदर भी, पानी के अंदर बहुत कम अमाउंट में सोल्यूबल होती है। इसीलिए हमने पढ़ा था कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग हमारे कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन है वो कम अमाउंट के अंदर है पानी के अंदर, इसलिए उनको जल्दी जल्दी रेस्पायर करना पड़ता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सिर्फ 3% ऑक्सीजन ही, ओनली 3% ऑक्सीजन ही वो डिजोल्व फॉर्म में पहुंच पाती है। फिर जो बाकी की रिमेनिंग उसका कैसे पहुंचाएंगे उसको, 97% ऑक्सीजन है बेटा वो किसके साथ बाइंड करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ, इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी Hb+O2, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। द रेट एट विच द हीमोग्लोबिन बाइंड विद O2 इज रेगुलेटेड बाय पार्शियल प्रेशर। हमने पढ़ लिया कि बीच कैसे कंबाइन होती है, पार्शियल प्रेशर की वजह से कंबाइन होती है। तो कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हीमोग्लोबिन के साथ ही कितनी बाइंड करेगी। आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो, जब अगर वाइफ का मूड ठीक है तो हस्बैंड के साथ अच्छे से बात करेगी, वो तो मूड पे डिपेंड करता है। तो मतलब यहाँ पे O2 का डिपेंड करता है कि अगर उसका मूड ठीक है, मतलब कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ठीक है, तो ही वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी, अदरवाइज वो उससे नाराज हो जाएगी, बोलेगी ना दूर रहो मुझसे, ठीक है। और CO2 बेटा क्या है, यहाँ पे CO2 है एक क्या कहते हैं, कभी गर्लफ्रेंड रही होगी हीमोग्लोबिन की, तो गर्लफ्रेंड रही होगी तो हीमोग्लोबिन को देखते ही CO2 नाचने लग जाती है। क्यों नाचने लग जाती है, कि उसको अपना बॉयफ्रेंड दिख गया, बॉयफ्रेंड दिख गया तो भी चलो हाँ खुशी हुई है उसको, चलो भाई आओ बैठो बातें करते हैं। तो CO2 ज्यादा जल्दी कंबाइन होती है एज कम्पेयर टू O2, ये भी आपने याद रखना है। अब कह रहा है कि चार जो मोलिक्यूल है हीमोग्लोबिन के, तो 4 मोलिक्यूल ही ऑक्सीजन के बाइंड कर पाएंगे। हमें पता है कि एल्वोलाई है, एल्वोलाई के अंदर हाई पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, और लो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का, और लो टेम्परेचर होता है, लेस हाइड्रोजन आयन होते हैं, आयन होते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है बेटा ये फेवरेबल कंडीशन है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने। क्या फेवरेबल कंडीशन है, कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, CO2 का कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेस एच आयन कंसेंट्रेशन होनी चाहिए, तो एक फॉर्मेशन बनेगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। अगर हम टिश्यू के अंदर, टिश्यू की बात करें बेटा, ये तो बात करी थी हमने एल्वोलाई की, अगर टिश्यू की बात करें तो टिश्यू के अंदर CO जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर है बेटा वो कम हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कंसंट्रेशन एच आयन की ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो डिसोसिएशन हो जाता है बेटा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से। ये भी आपने याद रखनी, तो ये कंडीशन आपने याद रखनी कि कौन सी कंडीशन एच आयन ज्यादा होंगे कम होंगे, टेम्परेचर ज्यादा होगा कम होगा, तो क्या चीज बनेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ये भी आपने याद रखना है। आप सेकेंड कंडीशन का ऐसे याद कर सकते हैं कि जो O2 है वो तो वाइफ है, और जो हीमोग्लोबिन है बेटा वो हस्बैंड है, ठीक है। एक रूम में बैठे हैं आराम से अपनी बातें कर रहे हैं, हंस हंस के बातें कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही सांस की एंट्री होती है, सांस यहाँ पे हमने बना लिया CO2 को, सांस की एंट्री होती है बहू हो जाती है चौकन्नी, चौकन्नी हो जाती है तो बस खड़ी हो जाती है, जैसे कि हम तो एक दूसरे को जानते ही नहीं, हीमोग्लोबिन से दूर खड़ी हो जाती है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, फनी वे में पढ़ा करो यार, पढ़ना ही तो है, ठीक है। और ये सिग्मोइड कर्व दे रखी है बेटा, इसके बारे में क्या बता रखा है, एस शेप्ड की कर्व है, कब ऑब्टेन की जाती है, व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ अ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर। इधर है पार्शियल प्रेशर, यहाँ परसेंटेज है, तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा बेटा वैसे वैसे कैपेसिटी भी, कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और एक पॉइंट पे 60 के बाद क्या होगा, कर्व है वो आपकी फ्लैट होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी आपने देखना है। और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 5 ml ऑक्सीजन है वो देता है किसको, टिश्यू को, ठीक है। तो हमारा रेट बेटा कितना है, ब्रीदिंग हम 12 से 16 बार ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, 1 मिनट के अंदर। तो आप देखो कितनी ऑक्सीजन है वो 1 मिनट के अंदर हम कंज्यूम करते हैं, ओके। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। हमने तो ऑक्सीजन की बात करी, अब हम CO2 की बात कर लेते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट CO2, ऑब्वियस सी बात है, टिश्यू सेल्स टू लंग्स इन द 3 वे, 3 तरीके से बेटा
डिजोल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में 7 से 10% डिजोल्व होती है जो प्लाज्मा के थ्रू जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसकी कैपेसिटी ऑलरेडी हाई है, तो हीमोग्लोबिन के साथ है इसका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेगी, तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगी। आज बाइकार्बोनेट आयन है वो 70% CO2 वो ट्रांसपोर्ट की जाती है एज ए बाइकार्बोनेट आयन। और ये किससे इन्फ्लुएंस होती है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 से इन्फ्लुएंस होती है, और डिग्री ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेशन भी, कितना ऑक्सीजनेटेड हो पाएगा हीमोग्लोबिन उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। आरबीसी कंटेन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज वेयर द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बोनिक अनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर कम परसेंटेज होती है किसकी, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम की। ठीक है। एट द टिश्यू, अगर टिश्यू की बात करें, जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो हाई होता है ड्यू टू द कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म की वजह से हाई होता है, डिफ्यूज कर जाता है ब्लड के अंदर टू फॉर्म द, ये अपने क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन और H आयन बनाते हैं। व्हेन CO2 डिफ्यूजेज इनटू आरबीसी, कहता है कि जब CO2 डिफ्यूज करती है आरबीसी में, इट कंबाइन विद वाटर फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड, वाटर के साथ कंबाइन होकर बेटा क्या बना लेगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी, यहाँ पे कार्बोनेट आयन बना रही है। ठीक है, ये भी आपने बाइकार्बोनेट आयन बना रही है, ये भी याद रखना है। और ये कैटालाइज कौन करता है बेटा इसको, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। कार्बोनिक एसिड है बेटा वो अनस्टेबल होता है, डिसोसिएट हो जाएगा किसके अंदर, हाइड्रोजन और कार्बोनेट आयन के अंदर। कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्या फैसिलिटेट करेगा, रिएक्शन करेगा इन द बोथ डायरेक्शन, तो रिवर्सिबल डायरेक्शन में है ये। जैसे CO2 किसके कंबाइनेंस में आई, O2 पानी के संपर्क में आई, तो क्या बना दिया इन्होंने, बताओ ये क्या बन गया, हमारा कार्बोनिक एसिड बन गया H2CO3। फिर ऐसे ही H2CO3 बेटा किस में कन्वर्ट हो गया, बाइकार्बोनेट आयन और H आयन में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जो बाइकार्बोनेट आयन है वो क्विकली मूव करेंगे फ्रॉम द आरबीसी इनटू द प्लाज्मा, क्यों, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज है, वेयर इट कैरी आउट टू द लंग्स, और प्लाज्मा से कहाँ चला जाएगा बेटा, लंग्स में। और एल्वेलाई साइट में वेयर द, जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो कम है, रिएक्शन इज रिवर्स्ड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द CO2 एंड द वाटर, तो रिएक्शन अब रिवर्स हो जाएगी एल्वेलाई साइड पे। दस द CO2 ट्रैप्ड एज ए बाइकार्बोनेट ion in the tissue level and is transported to alveoli and released out as a CO2, तो मतलब कि टिश्यू की बात करें तो ये ट्रैप हो जाती है बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, एल्वेलाई की साइड पे बात करें तो ये दोबारा से वाटर के अंदर संपर्क में आके CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो 100 ml deoxygenated blood deliver 4 ml of the CO2 टू द एल्वेलाई फॉर एलिमिनेशन, ये भी आपने याद रखना है। 100 ml ब्लड में कितनी CO2 आ जा रही है बेटा, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड में 4 ml, और यहाँ पे देखो हमारी ये कितनी थी, नाम इसका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 100 ml में 5 ml, बस इतना ही फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे रेगुलेट किया जाता है। कहता है कि स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, कहाँ पे होता है ये याद रखना बेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा ऑफ द हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के मेडुला ओब्लोंगेटा में एक स्पेशल सेंटर होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, जिसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेगुलेशन के लिए, किसकी रेगुलेशन के लिए, रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के लिए। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है पोन्स वर्लाई में, और पोन्स वर्लाई क्या है, रीजन ऑफ अ ब्रेन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर टू इंश्योर द नॉर्मल ब्रीदिंग, तो जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो किसको रेगुलेट करेगा बेटा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को करेगा कि नॉर्मल ब्रीदिंग हो सके। जो कीमोसेंसिटिव एरिया फाउंड क्लोज टू द रिदमिक सेंटर इज हाईली सेंसिटिव, जो रिदमिक सेंटर के आसपास जो एरिया होता है बेटा वो कीमोसेंसिटिव होता है, केमिकल के लिए सेंसिटिव होता है, और हाईली सेंसिटिव है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और H आयन के लिए। एंड H+ आयन आर एलिमिनेटेड आउट बाय रेस्पिरेटरी प्रोसेस, और इस तरीके से उनको एलिमिनेट किया जाता है। जो रिसेप्टर हैं जो एसोसिएट करते हैं अयोर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी के साथ, वो नेसेसरी सिग्नल भेजते हैं रिदमिक सेंटर को, आप रिमेडियल एक्शन लिया जाए अगर इनकेस सिचुएशन वो रिवर्स होती है तो। The role of the O2 is insignificant in the regulation of the
रेस्पिरेटरी रिदम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि O2 का, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है किसके अंदर, रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करने के लिए। ये भी आपने याद रखना है। पूछ लेंगे, आपको लगेगा कि ऑक्सीजन का ही तो सारा खेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। अब पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 की आपको पता है कि दिल्ली की हवा की हर जगह की हवा बहुत खराब हो रही है बेटा डे बाय डे। तो PM2.5 मैटर है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है वो रिपोर्ट अपने निकाल देता कि एयर की क्वालिटी गुड नहीं है, भी अपने मास्क मुस्क लगाओ, और भी फ्यूल की कंजप्शन है जो फॉसिल फ्यूल से उसको कम किया जाए। अब कहते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। कह रहा है कि जब पर्सन ट्रैवल करता है, कोई आदमी ट्रैवल करता है क्विकली फ्रॉम सी लेवल टू एलिवेशन पे, आप ऊंचाई पे चले जाते हैं, पहाड़ों पे जैसे हम जाते हैं, तो वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो बेटा कम हो जाता है, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड करता है एक्यूट सिस्टम, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, AMS जिसको बोलते हैं, कि हमें जल्दी जल्दी सांस लेने की जरूरत पड़ती है, ब्रीदिंग है वो शॉर्ट हो जाती है, हमें चक्कर आने लग जाते हैं, हेडेक डिजीनेस वगैरह हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन के साथ कम, बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कम हो जाती है। When a person moves on a long-term basis to mountain from a sea level, the body begin to make a respiratory and hemopoietic adjustment। धीरे धीरे ये चीजें एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन एक बार के लिए जब हम नॉर्मल प्लेन एरिया से पहाड़ी एरिया पे जाते हैं तो इस तरह की कंडीशन है वो अरेज होती है बेटा। ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए किडनी क्या करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो सिक्रिएट करती हैं, और उससे क्या होगा, जो स्टिमुलेट करेगा बोन मैरो को कि ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बनाओ, और ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बनेंगे तो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी ब्लड की, और जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल हो जाएगी। अब कहता है कि व्हेन अ पर्सन डिसेंड डीप इनटू द सी, जब हम जो गोताखोर होते हैं बेटा, जो गोता लगाते हैं समुद्र में, जो मतलब कि किसी वजह से डाइविंग करते हैं, स्कूबा डाइविंग वगैरह जो होती है, प्रेशर इन द सराउंडिंग वाटर इंक्रीज, वाटर के अंदर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, कोजिज द लंग डिक्रीज इन वॉल्यूम, और इसे जो लंग्स के अंदर है वो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस विद इन द लंग्स, और फिर कम एरिया हो गया तो बेटा उस जगह पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। इसकी वजह से क्या होता है, इफेक्ट कैन बी बेनिफिशियल बिकॉज इट टेंड टू ड्राइव एडिशनल ऑक्सीजन इनटू द सर्कुलेशन, और फिर सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजन है वो बढ़ जाएगी। बट दिस बेनिफिट ऑल्सो अ रिस्क, और इसके अंदर एक रिस्क भी है बेटा। रिस्क क्या है, इंक्रीज प्रेशर कैन ड्राइव नाइट्रोजन गैस इनटू द सर्कुलेशन, भी इसकी वजह से नाइट्रोजन गैस भी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आ जाती है, और इसकी वजह से क्या होगा, एक कंडीशन रेज होती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन नेक्रोसिस। When the driver ascend to the surface too quickly, condition is called band और decompression sickness, और इससे कई बार बंदे को चक्कर आने लग जाता है, जो एक बार से गोता लगा के बाहर आते हैं ना, तो इस वजह से होता है, क्योंकि जो वॉल्यूम्स है वो डिक्रीज हो जाता है, लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और नाइट्रोजन गैस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ब्लड के अंदर, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन कम आउट अ सॉल्यूशन while still the blood forming bubbles, एक बबल क्रिएट हो जाते हैं, स्मॉल बबल्स इन द ब्लड आर नॉट हार्मफुल बट अ लार्ज बबल अगर बन गया बेटा वो क्या होगा, ब्लॉक कर देगा ब्लड फ्लो को, इसकी वजह से नर्व एंडिंग है वो स्प्रेस हो जाएंगी और सिकनेस हो जाती है, जो स्कूबा द रिस्क ऑफ नाइट्रोजन नेक्रोसिस एंड बैंड इन कॉमन इन द स्कूबा ड्राइवर जो होते हैं, जो गोताखोर होते हैं समुद्र के अंदर गोते लगाते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एलर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा बेटा, एलर्जेंस की वजह से एलर्जी कोज होती है, जब आप पॉल्यूटेड एरिया में जाते हो तो आपको छींके या खांसी वगैरह आने लग जाती है, और ये डिपेंड करता है कि तो एलर्जन है वो प्रमोट करते हैं बेटा किसको, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को, और कॉमन इन्फ्लेमेशन बेटा क्या है वो है अस्थमा, ये भी आपने याद रखना है। डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये देख लो बेटा अस्थमा हो जाता है। अस्थमा इसमें क्या होता है, नैरोइंग और इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना या उनका जो पाथ है वो कम हो जाना, और इसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। और ये किसकी वजह से होता है, जो एलर्जेंस होते हैं जैसे कि डस्ट हो गया, ड्रग्स हो गया, कोई पोलन ग्रेन्स हो गया, झाड़ू वाड़ू निकालते हैं, या कोई जैसे आटा वगैरह आटा छानते हैं या पीसते हैं तो उसके जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं वो जाते हैं, उसकी वजह से
कोई किसी को फिश से एलर्जी होती है, किसी को प्रॉन से, किसी को सर्टेन जैसे सिट्रस फ्रूट से भी एलर्जी होती है। एम्फाइसीमा क्या होता है, क्रोनिक ब्रीथलेसनेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेजुअल ब्रेक डाउन हो जाता है किसका, वॉल ऑफ द एल्वेलाई, डिक्रीजिंग द टोटल सरफेस। आप मैंने आपको बताया था ना एल्वेलाई का इस तरह से सरफेस एरिया अंदर से डाइसेक्शन मैंने आपको दिखाया था, तो ये सरफेस एरिया कम हो जाता है। दैट इज वाइडनिंग ऑफ एल्वेलाई इज कॉल्ड द एम्फीसेमा। तो इससे क्या होता है, वाइडनिंग चौड़ी हो जाती है जो एल्वेलाई है, और मेजर काज है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये चीजें होती हैं। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकाई जो ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है बेटा स्मोकिंग की वजह से, सिगरेट की वजह से, उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। बोलते हैं खांसी वगैरह आना, सांस लेने में तकलीफ होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, स्पूटम आना, मतलब कि लंग्स के अंदर थूक का चला जाना, मतलब बलगम वगैरह भर जाना, ठीक है। निमोनिया आपको पता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है लंग्स के अंदर, किसकी वजह से, इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया वायरस की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं निमोनिया हो जाता है। कॉमन से सिम्टम क्या है बेटा, बार बार थूक आना, खंगार वगैरह आना, नाक रुक जाना, ब्रीदिंग की शॉर्टनेस और गला खराश होना, ठीक है। फिर है ट्यूबरकुलोसिस। आपको पता ट्यूबरकुलोसिस टीबी किसकी वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होती है। और किसके मेन इन्फेक्शन है वो लंग्स और बोन्स के अंदर होता है। फ्लूइड का कलेक्शन, मतलब कि पानी भर जाता है लंग्स के अंदर और छाती के बीच में, तो इससे काफी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो आजकल तो टीबी का इलाज संभव बेटा, तो टीबी को मतलब कि 3 महीने में खत्म किया जाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाता है। पहले स्क्रीनिंग वगैरह होती है, सीबी नॉट वगैरह टेस्ट वगैरह लगाए जाते हैं। तो अब अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हो, किसी को हो रखी है तो टेंशन की बात नहीं, वो खत्म हो सकती है, पर इलाज आपको अच्छे से लेना पड़ेगा। ऑक्यूपेशनल बेटा, जो किसी काम की वजह से कोई काम ही ऐसे कर रहा है, जैसे कि स्टोन माइनिंग में क्रैशर वाले जो जैसे पत्थर तोड़ते हैं ना, पत्थर तोड़ते हैं, या कोई घरों में पत्थर घिसाई का काम करता है, या कोई मतलब पत्थरों की खदानों में काम करता है, क्रैशर, बजरी, रेत, कोई इस तरह की खदानों में काम करता है बेटा, उनको ये चीज हो जाती है इजीली। यही बता रखा है, इंडस्ट्रियल ग्राइंडिंग की, स्टोन ब्रेकिंग की, कंस्ट्रक्शन साइट पे रहने वाले, कॉटन इंडस्ट्री वाले या डस्ट वाले एरिया के अंदर जो रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर सिलिकोसिस के सिम्टम मैच करते हैं बेटा ट्यूबरकुलोसिस के साथ। तो कई बार दवाइयां गलत दे देते हैं कि उनको लगता है कि क्या है कि टीबी है, टीबी नहीं होती, लेकिन सिलिकोसिस होती है। आपका जो एमपी वाला एरिया है ना बेटा, एमपी और राजस्थान वाले एरिया में जहाँ पे इस तरह की माइनिंग के काम होते हैं, पत्थरों की खदानें हैं, तो वहां पे लोगों को इस तरह की बीमारियां बहुत जल्दी होती हैं, ठीक है। जो वर्कर होते हैं इस तरह की इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, तो इनको मास्क वगैरह का यूज करना चाहिए। इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग में आपको पता है, स्मोकिंग की वजह से भी सारी चीजें होती हैं, कोई बताने वाली बात है नहीं। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, लंग्स खराब हो जाते हैं, लंग की डिजीज होती है, डैमेज हो जाते हैं, एयरवेज, एल्वोलाई, ब्रोंकाई वगैरह, ठीक है। और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इसको बोलते हैं। When a person smoke, nearly 85% of smoke release is inhaled by the smoker himself। और obvious सी बात है कि जो खुद पीता है वो तो पीता ही है बेटा, जो धुआं छोड़ते हैं, चाहे हम ना पीते हो, अगर ऐसे दोस्त के पास, ऐसे पर्सन के पास बैठते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वो सिगरेट पी रहा है, उसको नुकसान आपको भी हो रहा है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग आप भी कर रहे हो, उससे ज्यादा इफेक्ट आपको भी पड़ रहा है, ये भी आपने याद रखना है। समरी देख लेते हैं बेटा थोड़ा सा एक बार। ये कह रहा है जो प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरली कॉल्ड द रेस्पिरेशन। मतलब कि आपने ऑक्सीजन रिच हवा अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड रिच हवा आपने बाहर निकाली, इस प्रोसेस को हमने बोला रेस्पिरेशन। जो पोल्यूटेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो फिल्टर्ड कर लेते करते हैं हम किसके थ्रू, जो नाक के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर, हमारे नोस्ट्रिल्स के अंदर हेयर्स होते हैं, म्यूकस होते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं एलर्जेंस को, पैथोजेंस को या बैक्टीरिया को, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि दो मेन स्टेप है बेटा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, जो कि किसकी वजह से हो रहे हैं, प्रेशर ग्रेडियंट है उसकी वजह से हो रहे हैं लंग्स के अंदर, एटमोस्फेयर के अंदर, मतलब जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का, O2 का, ये भी आपने याद रखना है। O2 ट्रांसपोर्टेड होती है इन ब्लड डिजोल्व फॉर्म में और फाउंड बाउंड कर जाती है बेटा किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद द 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के साथ क्या आते हैं, 4 आयरन के साथ ये जुड़ा हुआ होता है, तो 4 मॉलिक्यूल्स हैं वो बाइंड हो जाते हैं। सिग्मोइड शेप कर्व है जो हीमोग्लोबिन की, डिसोसिएटिव कर्व शो द इंक्रीज एफिनिटी फॉर ईच
हीमोग्लोबिन। ये अपने कर्व या अपने सिग्मोइड कर्व वाला जो फिगर है वो आप देख लेना एक बार दोबारा से। CO2 ट्रांसपोर्ट की जाती है ब्लड में डिजोल्व फॉर्म आ जाए कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, जिसका बोलते हैं H2CO3, जो कि प्रोड्यूस होता है आरबीसी में फ्रॉम CO2 एंड वाटर। और एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटम और न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और ये अस्थमा, एफिसेमा, डेड स्पेस वगैरह के बारे में आप याद रख सकते हो। ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम मेडुला ऑब्लोंगेटा। कहाँ पे था रेस्पिरेटरी सेंटर हमारा? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ मिलती है बेटा? रिब्स के बीच में मिलती है, किसी बात है। ठीक है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द इंसेक्ट में क्या है? ट्रेकियल ट्यूब्स है बेटा। अस्थमा किसकी वजह से होता है? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वजह से होता है। ऑक्सीजन डिसोसिएटेड कर्व बेटा सिग्मोइड शेप की होती है। टीडल वॉल्यूम बेटा 500 ml। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। वैन 1500 ml एयर इज इन द लंग्स, इट इज कॉल्ड द वाइटल लंग कैपेसिटी, आप इसको बोल सकते हो। CO2 ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड इन द लंग्स इज कॉल्ड द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हो बेटा। जैसे मैंने मैच करने के लिए आपको बताया था, अस्थमा किसकी वजह से? एम्फीसीमा में क्या होता है? एम्फीसीमा में बेटा एल्वेओलाई की वो हो जाती है, वॉल है वो, सरफेस टेंशन है वो घट जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि अस्थमा, एम्फीसीमा, निमोनिया, इनको हमने मैच करना है किसके साथ? आप देख लो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप बता सकते हो। ठीक है, ये टीटल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब क्या होते हैं? इस तरह से आप ये चैप्टर है याद करोगे। डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी से जैसे दिखा रखा है बेटा, अस्थमा, ये लंग कैंसर, ये तो नॉर्मल एयर सैक्स हैं, ये फ्लूइड भरने के बाद ये ऐसे हो गए। निमोनिया के अंदर देखो बेटा, यहाँ फ्लूइड जमा हो गया लंग्स के अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, है ना, ब्रोंकाई के अंदर, जिसको पल्मोनरी एडिमा भी बोला। एम्फीसेमा में ये देखो कि यहाँ पे ये जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया एल्वेलाई का। तो ये सारी चीजें आपको दिखा रखी हैं। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है बेटा? देखो यहाँ पे एक्टिव टीबी इन्फेक्शन दिखा रखा है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन दिखा रखा है। प्लेउरसी में लाइनिंग ऑफ द लंग्स बिकम इन्फ्लेमेटेड, जो लंग्स की लाइनिंग वो इन्फ्लेमेटेड होगी बेटा। ब्रोंकाइटिस में दिखा रखा है, यहाँ पे देखो इन्फ्लेमेशन हो रखी है। या नॉर्मल एयरवे है, अब ये देखो इस तरह का एयरवे हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से। तो ये डायग्राम भी आप एक बार देख सकते हो ताकि आपके जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। जैसे बता रखा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? ब्लड क्लॉट है जो अक्कर हो जाता है लंग्स में। ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन है, लाइनिंग ऑफ योर ब्रोंकियल ट्यूब। अस्थमा एक कंडीशन है जहाँ एयरवे नैरो हो जाता है, स्वेल हो जाता है और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होने लग जाता है। लंग कैंसर, डिमोनिया, ये सब की बेटा डेफिनेशन दी हुई है जो मैंने आपको बता भी रखी है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये मैकेनिज्म रेस्पिरेशन का बेटा एक मैप भी दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हो। और ये फिगर है, आप आराम से देखना। ठीक है, तो आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो इस तरह से बेटा हमारा चैप्टर है ये खत्म होता है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे बेटा बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेटरी सिस्टम को। ओके।